हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम फुल रिवीजन साइंस का फुल रिवीजन करवाने वाले हैं। आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परिवहन से क्वेश्चन। और हमारे बीच बच्चे भी मौजूद हैं और हम सवाल इन लोग से पूछेंगे और इन लोग जवाब देंगे। तो आप लोग भी जवाब दीजिएगा, आंसर करिएगा और देखिए कितना आप लोग का सही होता है। नहीं, स्टिक नहीं है। चलिए, तो पहला नंबर प्रश्न है, पौधों की मूल आवश्यकताएं क्या है। जल और खनिज लवण। जल तथा खनिज लवण पौधों की मूल आवश्यकताएं हैं, जल तथा खनिज लवण। तो बताइएगा कि पौधों की में जल का परिवहन कौन करता है। जाइलम टिश्यू करता है। कौन करता है? जाइलम टिश्यू। परिवहन का काम, जल के परिवहन का काम पौधों में जाइलम टिश्यू करता है। और बताइएगा कि पौधों में फल का यानी खाद्य पदार्थ का परिवहन का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है ना। तो जाइलम टिश्यू जल और साथ में घुलित खनिज लवण का भी उसमें परिवहन करता है और खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है कौन? फ्लोएम करता है। और जाइलम और फ्लोएम को हम संवहन बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन बंडल कहते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा कि पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो किस क्रिया के द्वारा होता है। पौधों में जल का जो परिवहन होता है, जल जो पौधों में जाता है वो किस क्रिया के द्वारा जाता है। उसमें तो कोई मोटर तो लगा नहीं होता है। कैपिलरी वाटर की क्रिया हम पूछ रहे हैं, किस क्रिया के द्वारा? परासरण क्रिया। किस क्रिया के द्वारा? परासरण क्रिया, जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। परासरण क्रिया के द्वारा उसमें जल का परिवहन होता है। आगे बताइएगा कि फ्लोएम जो है वो कैसा परिवहन करता है? द्विदिशीय परिवहन करता है। फ्लोएम कैसा परिवहन करता है? द्विदिशीय परिवहन करता है। और बताइएगा कि जाइलम कैसा परिवहन करता है? एक दिशीय परिवहन करता है। जाइलम एक दिशीय परिवहन करता है। बताइएगा कि ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है? ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों। ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? प्लाज्मा, पहला प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कार्पुसल्स। पहला प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कार्पुसल्स। बताइएगा कि ब्लड कार्पुसल्स प्लाज्मा कितना % भाग पाया जाता है? 55 से 60%। प्लाज्मा 55 से 60% हमारे ब्लड में पाया जाता है। और ब्लड कार्पुसल्स कितना पाया जाता है? 40 से 45%। कितना? 40 से 45%। बताएंगे कि हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमता है। हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमता है, उसका कारण क्या है? हिपेरिन। हमारे शरीर के अंदर हिपेरिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड हमारे शरीर में नहीं जमता है। अच्छा, बताइएगा कि हमारे शरीर से जैसे ही ब्लड बाहर निकलता है तो ब्लड को जमने में कौन मदद करता है? हमारे शरीर का कौन सा भाग मदद करता है? ब्लड का कौन सा भाग मदद करता है? प्लेटलेट्स। कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स जो है रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। अगर हम बात करें कि विटामिन की बात करें, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में मदद करती है? विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त की थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। अगला प्रश्न बताएंगे कि ब्लड कार्पुसल्स कितने भागों में बांटा गया है? ब्लड कार्पुसल्स 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हम ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कार्पुसल्स। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड कार्पुसल्स। व्हाइट ब्लड। बताएंगे कि आरबीसी का एक अन्य नाम, एक और नाम होता है आरबीसी का। क्या नाम होता है? एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? बताएंगे डब्ल्यूबीसी का एक अन्य नाम? डब्ल्यूबीसी का एक अन्य नाम ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का एक अन्य नाम क्या होता है? थ्रम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रम्बोसाइट होता है। चलिए अब हम प्रश्न करते हैं कि आरबीसी जिसका पूरा नाम रेड ब्लड कार्पुसल्स होता है, जिसका अन्य नाम एरिथ्रोसाइट होता है, आरबीसी की संख्या
एक सामान्य मनुष्य में कितनी होती है? 5 मिलियन। 5 मिलियन यानी कि कितना लाख? 50 लाख। 5 मिलियन, मिलियन को लाख में बदलना होगा, सुनना बैठा के लाख लगा दीजिए, आपका 50 लाख हो गया, है ना। बताएंगे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोन मैरो। क्या कहा जाता है? बोन मैरो। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। बताएंगे कि आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? प्लीहा को, स्प्लीन को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? स्प्लीन को यानी प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिनों का होता है। कहने का मतलब है कि आपके शरीर में 120 दिन 30 चौके 20 से यानी 4 महीना तक अगर आप एक और ब्लड किसी को डोनेट करते हैं तो 4 महीना के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसके बीच में आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 4 महीना के बाद आप ब्लड डोनेट कीजिए। 1 साल में आप 3 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जीवन काल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि बताइए आरबीसी, जरा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइएगा कि प्लाज्मा में कितना % जल पाया जाता है? 90%। 55 से 60% जो प्लाज्मा पाई जाती है उसमें 90% भाग क्या होता है? जल होता है। 90% भाग क्या होता है? जल होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछते हैं। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। कैसा रहता है? हल्का पीला रंग का होता है, ठीक है। आरबीसी का रंग कैसा होता है? आरबीसी का रंग कैसा होता है? तो बताएंगे कि आरबीसी का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होती है उसके कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। आगे बताएंगे कि आरबीसी का आकार कैसा होता है? आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। आरबीसी का आकार गोल होता है। और बताएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो बताएंगे कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिनों का है? 15 से 20 दिनों का। ये रेंज थोड़ा सा आगे पीछे भी होता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 15 से 20 दिनों का। आगे बताइएगा कि डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 10,000। कितनी होती है? 10,000। 8 से 10,000 इसकी संख्या होती है। 8 से कितने हजार? 10,000। बताएंगे डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। बताएंगे कि क्या डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक नहीं पाई जाती है। बताएंगे कि आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 600 अनुपात 1। आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी अगर आपसे पूछे तो 600 अनुपात कितना? 1 होता है, ठीक है। आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी 600 अनुपात 1 होता है। आगे बताइएगा कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, है ना। और बताइएगा, हेलो, हाँ क्लास हम ही ले लेते हैं आज, ठीक। बताइएगा कि हाँ हमारे शरीर का बॉडीगार्ड किसे कहते हैं? डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर का बॉडीगार्ड होता है ना। जितने भी बाहरी से शरीर से मतलब वायुमंडल से बाहर से हमारे शरीर में जितने भी कीटाणु वायरस वगैरह जो भी जाता है उसको क्या करता है? मारने का काम करता है, हमें रोगों से बचाता है, बीमारियों से बचाता है। इसलिए हमारे शरीर का बॉडीगार्ड किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को बॉडीगार्ड कहा जाता है। आगे बताइएगा प्लेटलेट्स का एक अन्य नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। बताएंगे कि ब्लड प्लेटलेट्स, हमारे शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 2 से 3 लाख। ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 2 से 3 लाख। एक सामान्य मनुष्य है तो उसके शरीर में 2 से 3 लाख के बीच में उसके ब्लड प्लेटलेट्स होंगे। अगर कोई व्यक्ति सामान्य है, स्वस्थ है, तो 2 से 3 लाख के बीच में होगा। अगर कोई व्यक्ति जिम वगैरह करता है, एथलीट है, खिलाड़ी है ना,
जिमर है या किसी भी खेल से संबंधित है, एक्सरसाइज वगैरह करता है, तो उसके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या क्या होगी, अच्छा खासा होगा, है ना, बढ़िया होगा। यानी कि उसको 2.5 लाख 3 लाख के आसपास में उसका प्लेटलेट्स होगा। और जो व्यक्ति नॉर्मल सामान्य होता है, किसी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं करता है, तो सामान्य 2 लाख या 2 लाख से कुछ कम तक में उसमें रहता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति खेल से संबंधित है या फिर कोई भी काम करता है, तो उसमें 3 लाख, और जिस व्यक्ति के शरीर में 2 से 3 लाख के बीच में अगर ब्लड प्लेटलेट्स है, तो उस व्यक्ति को किसी भी काम को करने में आलस नहीं आएगा। और अगर आपको आलस आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या क्या है, कम है। जैसे होता है ना कि बैठल कोई आदमी बैठल है, तो ऐसे करके खड़ा हो रहा है, तो ऐसे लद्दल है, ऐसे करके लद गया, जहां कहीं पर खड़ा हो तो लद जाता है ना। तो इस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति कर रहा है, मतलब उसके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या क्या है, कम है। तो आपको नींद आता है, पढ़ने के समय नींद आता है, माथा दर्द कर रहा है, तो ये जो है कोई बीमारी नहीं है, आपके शरीर में प्लेटलेट्स क्या है, कम है। तो आप खाइए पीजिए, बढ़िया से खाइए और प्लेटलेट्स को क्या कीजिए, बढ़ाइए। फिर देखिए बहुत ही आनंद आएगा, मजा आएगा, काम को करने में भी और पढ़ने में भी, कोई भी काम करने में। बताइएगा कि डेंगू बीमारी में अगर डेंगू जो काट लेता है, तो डेंगू को काट लेने से हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कितना हो जाता है, 80,000 से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब डेंगू जब काटता है ना, तो हमारे शरीर के जो है ब्लड प्लेटलेट्स पर ही प्रहार करता है और प्लेटलेट्स की संख्या को घटा देता है। और देखते हैं जब प्लेटलेट्स की संख्या घटता है तो बुखार लग जाता है और आदमी जो एकदम सुस्त हो जाता है, खाली उसको क्या आएगा, नींद आएगा। खाली क्या आता है, नींद, केवल उसको नींद आएगा, सोएगा वो मन भर, है ना। चलिए, और ब्लड को जमाने में कौन काम करता है, प्लेटलेट्स। ब्लड को जमाता कौन है, प्लेटलेट जमाता है ना। चलिए आगे क्वेश्चन बताइएगा। हमारे शरीर में परिवहन का कार्य कौन करता है, ब्लड। हमारे शरीर में परिवहन का कार्य कौन करता है, ब्लड। किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर किसके द्वारा जाता है, ब्लड के द्वारा ही तो जाता है। आप लोग जैसे इंजेक्शन लेते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह पर किसके द्वारा जाता है, ब्लड के द्वारा जाता है ना। आगे बताइएगा कि हमारे शरीर में तो शुद्ध ब्लड भी होता है, अशुद्ध ब्लड दोनों होता है। अच्छा, आप सिंपल से बताइएगा कि अशुद्ध ब्लड का मतलब क्या होता है, अशुद्ध ब्लड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। अशुद्ध ब्लड का मतलब सिंपल सा होता है कि उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ नहीं है। अशुद्ध ब्लड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड। शुद्ध ब्लड का मतलब हम कहते हैं, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हम क्या कहते हैं, शुद्ध ब्लड, है ना। ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होती है ना, उसी को हम कहते हैं शुद्ध ब्लड। क्या कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। और ऑक्सीजन अगर नहीं मिला हुआ है तो हम क्या कहेंगे, अशुद्ध। अब ये ऑक्सीजन मिलता कहाँ पर है, फेफड़ा में जाके। कहाँ मिलता है, फेफड़ा में जाके। इसका मतलब है कि ब्लड एक बार फेफड़ा से ही होकर गुजरता है ना। तो चलिए बताइएगा, हमारे शरीर में परिवहन के लिए एक जो है परिवहन का कार्य के लिए एक मशीन है, उसका नाम क्या है, हृदय। क्या नाम है, हृदय, हार्ट। हमारे शरीर में परिवहन के लिए एक मशीन लगा हुआ है जिसका नाम है क्या, हार्ट, हृदय। तो बताइएगा हृदय में कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर। हृदय में कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बेस्म कहते हैं। क्या कहते हैं, चेंबर या बेस्म कहते हैं। तो बताएंगे कि 4 चेंबर होता है, ऊपर 2 गो और नीचे के गो 2 गो। तो ऊपर के दोनों चेंबर को हम क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑरिकिल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑरिकिल कहते हैं, या इसी का नाम है एट्रियम। क्या नाम है, एट्रियम, ऑरिकिल या एट्रियम, जिसको हम कहते हैं अलिंद। और बताएंगे कि नीचे के भाग को क्या कहते हैं, नीलय। इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। ऊपर अलिंद, अन्ना से नीचे, न से नीलय, नीचे नीलय, न से नीचे, न से नीलय, है ना। ऊपर ऑरिकिल या एट्रियम, अलिंद, और नीचे वेंट्रिकल, या उसी को क्या कहते हैं, नीलय कहते हैं। बताएंगे कि ये 4 चेंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं कि हमारे हृदय में 4 चेंबर हो गया। अच्छा बताइए, इसको हम कैसे 4 चेंबर में कैसे बांटते हैं। 2 गो ऊपर हो गया अलिंद,
तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, इस तरफ राइट एट्रियम, इस तरफ लेफ्ट एट्रियम। फिर क्या हो जाएगा नीचे में राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां अलिंद, बायां अलिंद, फिर दायां निलय, बायां निलय। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बताएंगे कि पूरे शरीर से ब्लड सबसे पहले कहां, किस भाग में आता है? पूरे शरीर से ब्लड सबसे पहले किस भाग में आता है बताइएगा, बताओ जल्दी। पूरे शरीर से ब्लड जो है वो किस में आता है, किस नली के द्वारा आता है, किस नली के द्वारा आता है? पूरे शरीर से ब्लड जो है, पूरे शरीर से ब्लड दो नली के द्वारा, ऊपर के भाग सुपीरियर वेना कावा, नीचे के भाग इंफीरियर वेना कावा। देखिए हार्ट के ऊपर के भाग जो भी आता है, ऊपर के भाग में वो सुपीरियर वेना कावा में आता है। ये सुपीरियर वेना कावा में आ गया, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा से आ जाता है। और नीचे के भाग से ब्लड ये जाता है किसके द्वारा, इंफीरियर वेना कावा के द्वारा, और ये पहुंचता है किसमें, राइट एट्रियम में। किसमें पहुंचता है, राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में पहले अशुद्ध रक्त पहुंचा। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा, राइट एट्रियम से ब्लड किस में जाएगा, राइट एट्रियम से ब्लड किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से ब्लड किस में जाएगा, राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, दिख रहा है ना सभी को, अच्छा से दिख रहा है। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है किसमें, राइट वेंट्रिकल में। तो देखिए राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया तो अभी तो अशुद्ध ब्लड गया। इसका मतलब है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड पाया जाता है, अशुद्ध ब्लड। कौन सा ब्लड पाया जाता है, अशुद्ध ब्लड पाया जाता है। अब बताइएगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक देख इस प्रकार का एक वाल्व लगा हुआ है। इस प्रकार की क्या लगा हुआ है, वाल्व। इस वाल्व का नाम क्या है, जोर से बोलिए, क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिदलीय कपाट। क्या नाम है, त्रिदलीय कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व नाम है, ठीक है। इस वाल्व का, ये वाल्व का काम बस ये होता है कि ऊपर से ब्लड इसमें राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, लेकिन वापस फिर नहीं जा सकता है। आए हो हमारी मर्जी से, लेकिन आए हो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से, हमारी मर्जी से। तो ये आता है इसमें, देखिए आ रहा है इसमें, लेकिन वापस इससे नहीं जाता है। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड हमारा क्या हो गया, शुद्ध ब्लड पूरे शरीर से पहुंच गया। अब इसमें आने के बाद ब्लड जो है, ये जो है यहां से, कहां से, यहां से, ये नली के द्वारा ये जाती है कहां पे, ये चली जाती है लंग्स में। कहां चली जाती है, तो अशुद्ध ब्लड लंग्स में जाता है। तो यहां से एक प्रश्न बताइएगा कि अशुद्ध ब्लड यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड प्रवाहित होती है, कैसा ब्लड प्रवाहित होती है, अशुद्ध ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड प्रवाहित होता है, और पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड प्रवाहित होता है, शुद्ध ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध ब्लड प्रवाहित होता है, और पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड प्रवाहित होता है, शुद्ध ब्लड। तो आप बताइएगा कि आर्टरी में कैसा ब्लड प्रवाहित होता है, आर्टरी में कैसा ब्लड, नहीं बोल रहा, मार के हम गर्दा छोड़ा देंगे। हम बता दे रहे हैं, जवाब नहीं दे तो बहुत मार मारेंगे हम। आर्टरी में कैसा ब्लड प्रवाहित होता है, शुद्ध ब्लड। आर्टरी में शुद्ध ब्लड। आर्टरी का मतलब होता है धमनी। क्या होता है, धमनी। और वेन का मतलब क्या होता है, सीरा। वेन का मतलब होता है सीरा, और सीरा में हमारा ब्लड कैसा प्रवाहित होता है, अशुद्ध प्रवाहित होता है। इसमें प्रवाहित होता है अशुद्ध, और इसमें कैसा प्रवाहित होता है, शुद्ध। और अगर पल्मोनरी लग गया, पल्मोनरी फुसफुस, पल्मोनरी अगर लग गया, कल हम लोग पढ़े थे कि रेस्पिरेशन चैप्टर में फेफड़ा का बायोलॉजिकल नेम क्या है, फुसफुस। अगर पल्मोनरी लग गया तो पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध ब्लड बहता है। तो आपसे पूछेगा वह कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध ब्लड बहता है, पल्मोनरी आर्टरी। वह कौन सा वेन है जिसमें शुद्ध ब्लड बहता है, पल्मोनरी वेन। ये अपवाद में आता है ना। तो ये जो है अशुद्ध ब्लड को फेफड़ा में ले जा रहा है, ये अशुद्ध ब्लड को किस में ले जा रहा है, फेफड़ा में। ये अशुद्ध ब्लड को फेफड़ा में ले जा रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा में ऑक्सीजन मिल जाएगा, और ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर वापस आएगा। फेफड़ा से मिलने के बाद जो है ये वापस आएगा। फेफड़ा
से मिलने के बाद लंग्स से ये लंग्स में गया, शुद्ध हो गया, शुद्ध होने के बाद जब वापस आएगा तो बताइए अब ये शुद्ध हो गया, अब फेफड़ा से आ रहा है, फुसफुस से आ रहा है, तो फुसफुस से आ रहा है शुद्ध ब्लड किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन के द्वारा। किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन के द्वारा। और पल्मोनरी वेन के द्वारा ये ब्लड आएगा और पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड ये जो अंदर जाएगा किस में जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। किस में आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा और लेफ्ट एट्रियम से ये फिर चला जाएगा किस में? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और बताएंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है क्या? कपाट। क्या लगा हुआ है? कपाट। वाल्व लगा हुआ है। इस वाल्व का क्या नाम है? मिट्रल वाल्व। क्या नाम है? मिट्रल वाल्व, या इसी को बोलते हैं डाइकस्पिड वाल्व, द्विदलीय कपाट। क्या बोलते हैं? द्विदलीय कपाट मिट्रल वाल्व बोला जाता है ना। मिट्रल वाल्व या द्विदलीय कपाट, इसमें भी ब्लड ऊपर से नीचे आता है लेकिन ब्लड फिर वापस नहीं जाता है। अब बताइएगा इसमें ब्लड आ गया, इसमें ब्लड, तो बताइए राइट वाले पार्ट में कैसा ब्लड प्रवाहित होता है? अशुद्ध। और लेफ्ट वाले पार्ट में कैसा ब्लड प्रवाहित होता है? शुद्ध ब्लड। अब देखिए यहां से ब्लड जो है, ब्लड इसमें जाएगा और इसके द्वारा, ये नली के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। तो इस नली का नाम है क्या? आयोर्टा। क्या नाम है? आयोर्टा। और यहां पर जो है ना अर्धचंद्राकार जो है ना वाल्व लगा होता है। कैसा वाल्व लगा होता है? अर्धचंद्राकार सेमीलूनर वाल्व लगा होता है। इसे क्या बोलते हैं? सेमीलूनर वाल्व। अर्धचंद्राकार वाल्व, इस प्रकार से अर्धचंद्राकार वाल्व लगा होता है, सेमीलूनर वाल्व बोलते हैं। और यहां से आयोर्टा के द्वारा पूरे शरीर में रक्त क्या हो जाती है? प्रवाहित हो जाती है। पूरे शरीर में शुद्ध रक्त प्रवाहित होते रहता है। इस प्रकार से क्रियाविधि लगातार चलते रहती है। ऐसा नहीं कि हम इतना देरी बोले तो रुकता है, नहीं, लगातार चलते रहता है। हम आपको वीडियो दिखाए थे ना कैसे जो है एक तरफ से आता है जाता है, वीडियो दिखाए थे आपको। चलिए बताइएगा कि हमारे हृदय की गति जो करती है उसकी आवाज क्या होता है? लबडब। कैसा होता है? हृदय गति लबडब होती है। आप बताएंगे कि हृदय गति लबडब होती है, हृदय की गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। हृदय गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बोलचाल की भाषा में उसे क्या कहते हैं? आला कहते हैं। हम लोग देहात की भाषा में जाते हैं ना, तो डॉक्टर साहब मान लो कि देख लिया ऐसे करके, आंखों को देख लिए, तो देहात में जो है महिला जो लेडीज होती है कहती है जा करके, हाय डॉक्टर साहब आलवा लगा के जरा से देख लो ना एक बार, है ना। बिना आलवा लगे संतुष्टि नहीं होता है। महिला को कभी बोलते देखिए कि स्टेथोस्कोप जरा लगा के देख लीजिए, आलवा लगा के चेक कर लूं जरा सा, है ना। आलवा लगा लिए मतलब कि संतुष्टि हो गया, है ना। डॉक्टर साहब जब तक आला नहीं लगाए मतलब इलाज अधूरा है, इलाज अभी पूरा नहीं हुआ है। आगे बताइएगा कि बीपी, अगर हाँ बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति को बीपी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? बीपी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर। तो आप बताएंगे कि बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लड प्रेशर। बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीपी का फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर। डंट में खोज ही रहे, डंट में पर हमको नजरे जा रहा है तो मारेंगे, सोंट देंगे। बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लड प्रेशर। तो आप बताइएगा कि हमारे शरीर में जो लबडब करता है ना, तो बताइएगा कि ब्लड, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। 120/80 हमारे शरीर का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। तो आप बताएंगे कि हमारे शरीर का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 है, तो 120/80 ये बीपी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 120 क्या है? सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक होता है। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक। सिस्टोलिक 120 हो गया, डायस्टोलिक कितना हुआ? 80 हुआ। ठीक है। ऐसे होता है अनुकुंचन बटे क्या? अनुशीतलन। अनुकुंचन बटे अनुशीतलन। तो 120 के रफ्तार में प्रवाहित होता है शुद्ध ब्लड और 80 के क्या होता है? अशुद्ध ब्लड। 120 के स्पीड में प्रवाहित होता है शुद्ध ब्लड और 80 के रफ्तार में अशुद्ध ब्लड, है ना। इसको बीपी जब मापते हैं 120/80 इसको यूनिट क्या लिखते हैं? mmHg लिखते हैं 120/80 mmHg। तो बताएंगे कि
120 की रफ्तार में। इसीलिए जानते हैं अगर कोई व्यक्ति हाथ नस काटता है तो ऊपरे वाला ऐसे करके काट करके क्या करता है, डरा देता है ना, ऊपरे ऊपरे काट करके और दिखा देगा खुरमा। तो ऊपर काटिएगा ना तो खुरमा धीरे धीरे बहता है। वो जो कटता है ना वो क्या करता है, धमनी नहीं करता है, वो सीरा करता है। क्या करता है, सीरा। और उससे जो है ना अशुद्ध ब्लड निकलता है। अगर जो मरने का धमकी देता है ना उसको ऊपर वाला काटेगा ना तो उसको कहना ना कि लो चकुआ थोड़ा सा अंदर धंसा के काटो, जरा सा धमनी काटो। जब धमनी कटता है तो प्रेशर में ब्लड जो है प्रेशर में फुहारा निकलती है। ब्लड कैसे निकलती है, प्रेशर में फुहारा के साथ निकलती है ना। देखिए वो तो पूरा शरीर से ब्लड अंदर की ओर जाता है, अशुद्ध वाला सीरा से ब्लडवा अंदर की ओर जाता है। तुम काटते हो तो इसलिए धीरे धीरे गिरता है। और वो जो है ना प्रेशर में, धमनी में प्रेशर में बहता है, पूरे शरीर में वो फेंकता है। जब तुम काटोगे तो फेंक देगा खुले बाहर से, प्रेशर में दम हिया काटोगे ना तो हुआ जाके गिरेगा एकदम सीधे फचाक से मुंह पर। फिल्म में देखे हो गर्दनमा जैसे उड़ाता है तो यहाँ से खुनवा जाके बिलनमा के मुंह पर जाके फचाक से लगता है ना, जाकर के लग जाएगा। ठीक है, तो ऊपर का जो भाग होता है ना ये हरा हरा दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, सीरा। क्या दिख रहा है, सीरा। अंदर जाके तो धमनी अंदर दिखेगा, अंदर कहाँ, धमनी अंदर बीच में होता है, बीच में धमनी। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा, धमनी हो गया है ना, सीरा और धमनी। हाँ अगला बताइएगा, ब्लड प्रेशर चल रहे थे तो बताइएगा बीपी। अगर बीपी किसी को बढ़ गया, बीपी अगर किसी को क्या हो गया, बढ़ गया तो बीपी बढ़ता तो कितना होता है, हाई ब्लड प्रेशर का मान कितना होता है, हाई ब्लड प्रेशर का मान कितना होता है 140/90। कितना होता है 140/90। हाई ब्लड प्रेशर 140/90 और बीपी बढ़ जाता है उसको को क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन। ना कहते कि हाइपर ज्यादा नहीं है, कूल कूल हाइपर ना होइए, है ना, हाइपर टेंशन। टेंशन तो ये करेगा बीपी बढ़ेगा तो बीपी बढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन। अब बीपी घट गया, लो ब्लड प्रेशर कितना होता है 90/60। लो ब्लड प्रेशर कितना होता है 90/60। अगर लो ब्लड प्रेशर रहेगा ना वो धप धप गिरेगा, बेहोश हो जाएगा, है ना। 90 जिसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, धप धप गिरेगा, है ना। ब्लड प्रेशर कम वाला को नमक खाने की इजाजत दिया जाता है, नमक खाइए। और हाई ब्लड प्रेशर वाला क्या करिए, नमक को कम खाइए। ठीक है, आगे बताइएगा कि 90/60 इस बीमारी को क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। ये हुए टेंशन है, बढ़ गया तो ये टेंशन, घट गया तो ये टेंशन, है ना। बीपी अगर घट गया उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन और बीपी बढ़ गया क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। तो अगर किसी व्यक्ति को बीपी ज्यादा होता है मतलब तुरंत गर्म हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो देख समझ जाइए कि बीपी क्या हो गया, इनका बढ़ गया। और जिनको बीपी बढ़ता है उनको खाना में नमक कम दिया जाता है और जिसका बीपी घटता है उसको खाना में नमक ज्यादा दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे इसको जो है बाहर से दवा भी है ना, दवा खा के बीपी बढ़ाया या घटाया जाता है। और दूसरा एक प्राकृतिक मतलब नॉर्मल इलाज भी है। ठीक है, अगर किसी को बीपी बढ़ गया, किसी को बीपी घट गया, अगर किसी को बीपी बढ़ गया है, क्या हो गया है, बढ़ गया। अगर किसी को बीपी बढ़ गया, बीपी क्या करना है, घटाना है। बीपी घटाना है तो साली से बात करवा दो, है ना, बीपी क्या हो जाता है, घट जाता है। और किसी को बीपी अगर घट गया है, बढ़ाना है तो किससे बात करो, बीवी से बात करो, बीवी से बात करो, क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये प्राकृतिक उपाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बीपी हो गया, उसके बाद तो ब्लड प्रेशर का हो गया ना। चलिए हमारे बताइएगा, हमारी धड़कन, हमारे हार्ट का जो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में 70 से कितनी बार, 72 बार। 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है ना। आगे बताइएगा, सब क्वेश्चन लगभग हो गया ना, लगभग लगता सारा क्वेश्चन हो गया है। देख लेते हैं और सबका। चलिए सारे क्वेश्चन तो लगभग लगभग आप लोग को हम करवा दिए। बताइएगा कि मगरमच्छ के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर। मगरमच्छ के हृदय में कितने चेंबर, 4। अच्छा बताइएगा कॉकरोच के हृदय में कितने चेंबर, 13 चेंबर। कॉकरोच के हृदय में कितने चेंबर, 13 चेंबर। कॉकरोच के हृदय में कितने चेंबर, 13 चेंबर। अच्छा बताइएगा कि हृदय की लंबाई कितनी होती है, हमारे हृदय की लंबाई कितनी होती है,
12 सेंटीमीटर। हमारे हृदय की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर। ऊपर का भाग चौड़ा होता है, नीचे का भाग क्या हो जाता है? संकड़ा। ऊपर का भाग चौड़ा, नीचे का भाग क्या हो जाता है? संकड़ा हो जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि हमारे हृदय का वजन कितना होता है? हमारे हृदय का वजन कितना होता है? 250 से 300 ग्राम, है ना। हमारे हृदय का जो वजन होता है 250 से 350 के रेंज में, 250 से 350 ग्राम के होता है। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चन बताइएगा। देखो अभी याद था, भुला गए क्या था। हृदय से कभी याद आ रहा था। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा कि हमारे शरीर के अंदर कैसा परिसंचरण तंत्र है? खुला परिसंचरण तंत्र, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र की बंद रक्त परिसंचरण तंत्र? हमारे शरीर के अंदर बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है, क्योंकि हमारे शरीर में पूरे ब्लड को प्रवाहित होने के लिए उसमें क्या नली है ना। नली बना, पूरे शरीर में नली बनाया गया है। तो बताइएगा कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होगा? समझिए, देखिए जिसके शरीर में अंतःकंकाल है, जिसके शरीर में अंतःकंकाल है, हम लोग के शरीर में कैसा कंकाल है? अंतः। क्या कंकाल दिखता है बाहर? नहीं, अंतःकंकाल है। जिसके शरीर में अंतःकंकाल होगा उसके अंदर ब्लड, उसके जो रक्त परिसंचरण तंत्र होगा वो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होगा। और जिस जीव के शरीर में बाह्य कंकाल होगा उसके शरीर में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होगा। मच्छर जब खून पीता बैठेगा, देखिएगा पूरा उसको खूनमा दिखेगा, लाल हो जाता है ना, तुरंत लली आ जाता है। उसको मारिएगा पचाक से, क्या हो जाता है? पूरा ब्लड लग जाता है। तो मच्छर में जो है ना बाह्य कंकाल पाया जाता है और उसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और बढ़िया से आपको देखना तो कॉकरोच में देखिएगा, तो कॉकरोच का जो ब्लड होता है ना वो सफेद रंग का होता है। आप देखिएगा, उसको उल्टा कीजिएगा तो उल्टा पुल्टा ब्लड होगा ऐसे। अब बाहर से उसको टच कीजिएगा तो कड़ा हार्ड दिखेगा। अपना शरीर के अकॉर्डिंग वो हार्ड रहता है। तुम पैर से ऐसे करके मारोगे ना, ज्यादा कस के नॉर्मल से मारोगे तो नहीं मरेगा, दब्बल रहेगा, और फिर तुम जाओगे भाग जाएगा, है ना। तुम रोज तेज होता है ना। चलिए अब बताइएगा कि कछुआ में दोनों प्रकार का कंकाल पाया जाता है, बाह्य कंकाल भी, अंतः कंकाल भी। पिठवा पर रहता है बाह्य कंकाल, अब पेटवा तरफ रहता है अंतः कंकाल। पेटवा तरफ चाकू मारोगे ना तो मर जाएगा, लेकिन पिठवा पर मारते रहो, है ना। तुम भी चढ़ के कूदते रहो, खेलते रहो, कुछ नहीं होगा उसको, है ना। तो उसके देखिए ऊपर में बाह्य कंकाल होता है, तो ऊपर में जो है ना वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अंदर में जो है क्या होता है? पैर उड़ में उसका क्या होता है? पैर वगैरह में जो है ना, पैर हाथ में उसका ये अंतः कंकाल होता है, इसलिए उसमें क्या होता है? बंद रक्त परिसंचरण होता है। कुछ में बंद और कुछ में खुला रहता है। तो जिसका बाह्य कंकाल होता है उसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, और जिसका अंतः कंकाल होता है उसमें कैसा? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो अब तो कोई क्वेश्चन और नहीं है, लगभग सब हो गया। चलिए, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको रिवीजन अगर अच्छा लगा हो, रिवीजन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी वीडियो को भेजें, वो भी एक बार रिवीजन कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।